हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा से संबंधित यह अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं हम लोग, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, इतिहास, भारतीय संविधान से संबंधित अहम महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारे स्क्रीन पर किस प्रकार के प्रश्न हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया है, जो कि सामान्य अध्ययन में इतिहास यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने तथा कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। यानी ये जो फैक्ट्री अधिनियम, सबसे पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया था, उस वक्त लॉर्ड रिपन था। तो यह मजदूरों की मजदूरी नियत करने तथा उसे मजदूर संघ बनाने के लिए था। दूसरा कथन है कि एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने के अग्रगामी थे। सबसे इसका सही जवाब क्या है? तो इसका जो पहला कथन है वह बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा कथन जो है वह करेक्ट, इसमें विचार करना है कि कौन से कथन सही हैं। तो इसमें पहला कथन और दूसरा कथन में अगर ध्यान से देखें तो केवल दूसरा कथन जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा, लेकिन पहला कथन जो है ये इसलिए फैक्ट्री अधिनियम नहीं लाया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि मजदूरों की मजदूरी नियत कर दी जाए और उसे जो है मजदूर संघ बनाने की इजाज़त दी जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासक के जनक के रूप में जो है या लॉर्ड डलहौजी जाने जाते हैं, या फिर लॉर्ड कैनिंग जाने जाते हैं, या लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड रिपन जाने जाते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सबसे जो सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा दोस्तों, वह जाने जाते हैं लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल जो है 1880 से लेकर के 84 के बीच का समय रहा है। इस बीच में इनका कार्यकाल रहा है और पहला कारखाना अधिनियम भी जो है इन्हीं के वक्त में आया था। और ये जो है और भी कई ऐसे कार्य हैं जिनकी वजह से इन्हें जो है भारत के स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। दूसरा है कि पूर्वी बंगाल और असम नामक नया प्रांत बनाया गया। नीचे के कूट में हमें उत्तर करना है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है, यह पहला भी सही है कि उन्होंने जो है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं के पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, और दूसरा कि पूर्वी बंगाल और असम मिलकर के एक नया प्रांत पूर्वी बंगाल के नाम से बनाया। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि एक और दो दोनों कथन जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही है। दोस्तों, हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखेंगे, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चार्जेज के संगठन थी? तो इसमें पहला कथन है कि लंदन में इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा है कि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा कथन है कि भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेज द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि पहला कथन और दूसरा कथन जो है वह सही है, लेकिन तीसरा कथन जो है वो इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी चौथा के नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसे एक सामान्यता इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू व्यवस्था लागू की थी, तो उस प्रणाली को लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। तो ये कौन सा था? रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। दूसरा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का आधिपत्य बनाना। तीसरा है कि न्यायिक दृष्टि को अधिक कार्यकुशल बनाना। तो इस पांचवा नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? तो भारत में जो ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस है, अलेक्जेंडर रीड है,
टॉमस मुनरो हैं, या फिर इनमें से कौन सही है, इन कूट में हमें उत्तर करना है। तो छठा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही कूट है वह अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, यानी ऑप्शन नंबर छठा का सी जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ करने के संबंध में जो है वह अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो जो है वो करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 7वां है कि महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वह कहाँ स्थित है, वह मांडला में स्थित है, या फिर मांडू में, जबलपुर में, या ग्वालियर में। तो रानी लक्ष्मीबाई जो 1857 की विद्रोह में इन्होंने जो है झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था, इनकी जो समाधि स्थित है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर है कि ग्वालियर में स्थित है, यानी डी जो है इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की जो सर्वाधिक संख्या थी वह कौन से प्रांत से थी, वह बंगाल से सर्वाधिक सिपाही लड़ रहे थे, या अवध से लड़ रहे थे, या बिहार से, या फिर राजस्थान से। तो 1857 की क्रांति में जो सबसे अधिक सिपाही जो लड़ रहे थे वह किस प्रांत से लड़ रहे थे, इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 8वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी है कि सबसे अधिक जो सिपाही लड़ रहे थे वो अवध प्रांत से लड़ रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया है। जी, तो ब्रिटिश अधिकारी जनरल जॉन निकलसन है, जनरल नील है, मेजर जनरल हैवलॉक है, और फिर है सर हेनरी लॉरेंस है। इनमें से इन 4 अधिकारियों में से किन्होंने जो है ये लखनऊ में अपना जीवन खोया है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है कि जनरल नील, जनरल हैवलॉक और जनरल जनरल सर हेनरी लॉरेंस जो है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किन्होंने दी थी। जी, इसका सबसे करेक्ट आंसर कौन है, तो 10वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किन्होंने दिया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या अकबर द्वितीय ने, या फिर ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, या सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि अकबर द्वितीय ने जो है इन्हें ये राजा की उपाधि दी थी। 10वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन है, कमेटी टेबरनेकर ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन है, और फिर इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन है। केशव चंद्र सेन का प्रबंधन उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है। तो इस 11वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 11वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की जो स्थापना है वह केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया है। सी हम लोग याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जो कि गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वह कहाँ हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये मुंबई में हुआ है। 1885 ईस्वी में प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जो कि सही है, क्योंकि दूसरा अधिवेशन जो है वो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ और उसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी किए थे। तीसरा कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और उसमें समझौता किया। यह भी कथन सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ और समझौता हुआ, यानी दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है वह करेक्ट आंसर जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन था यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अधिवेशन जो है यह बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। ये कांग्रेस का टोटल 27वां अधिवेशन था, लेकिन बिहार की धरती पर यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, जो कि पटना के बांकीपुर में हुआ था, याद रखेंगे। और यह जो है 1912 में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में। 12 से बांकीपुर याद रहेगा। कैवां अधिवेशन था, 27वां। और बिहार का कैवां अधिवेशन था,
तो बिहार का पहला अधिवेशन था। उसके बाद बिहार में दूसरा अधिवेशन होता है 12 से 10 साल और ऐड कीजिए 1922 में। कहाँ होता है? तो वह गया में होता है, जो उसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास करते हैं। और ये 27वां था, तो 10 साल बाद यानी 37वां अधिवेशन था बिहार का दूसरा। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां। और हुआ कहाँ? ये गया में। कब? 1922 में। प्रथम कब हुआ? 1912 में। 27वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, पटना के बांकीपुर में हुआ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किन्होंने किया था? लंदन में जो इंडिया होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ करने का कार्य है वो एनी बेसेंट ने किया है, या फिर बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने किया है, या महात्मा गांधी ने किया है, या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया है? तो लंदन में जो होम रूल लीग को शुरू किया, भारत में होम रूल आंदोलन को जो है वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिलकर के चलाए थे, लेकिन लंदन में जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे सही उत्तर है 14वां नंबर प्रश्न के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। यानी प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच चला था, उस वक्त जो है ये सक्रिय होने वाले जो ये गदर क्रांति है, गदर पार्टी है, तो इसके क्रांतिकारी का आधार स्थल कौन सा था? 15वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि यह पश्चिमी अमेरिका जो है इनका मुख्य आधार स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में आने वाले सही कालानुक्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित में से आने का जो सही कालानुक्रम है, सोने का सिक्का है, फिर जो है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर लोहे का हल और नगर संस्कृति। 16वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये सबसे पहले जो है वो नगर संस्कृति आया, फिर वहाँ लोहे का इस्तेमाल लोगों ने किया, फिर जो है चांदी के सिक्के जारी हुए और उसके अंत में सोने के सिक्के जारी हुए। यानी 16वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है वह करेक्ट आंसर जाना जाएगा। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। 17वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है? जो स्थल है वो कौन सा है? तो 17वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे सही उत्तर के रूप में जो जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है कि बनवाली जो है वह घग्गर और उसकी सहायक नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन कौन कौन से है? तो कथन है कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। जी 18वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? कौन सा कथन सही है कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे लेकिन उसमें वर्चस्वशाली नहीं थे? यह कथन भी सही है। दूसरा है कि उस काल में जो है कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, यानी 18 का ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं या दोनों करेक्ट आंसर के रूप में जाने जाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाए जाते हैं। ये 4 प्रमुख वेद जो हैं, जिसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और मनुस्मृति। इनमें से किसमें के पुरुष सूक्त में जो है वह वर्ण व्यवस्था से संबंधित ये पाया जाता है, यानी समाज का जो है 4 वर्णों में व्यवस्थित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो मिलता है इसका उल्लेख 19वां नंबर क्वेश्चन का वह सबसे प्राचीन वेद यानी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद को जो है वो 10 मंडल और 1028 सूक्त में विभाजित किया गया है और उसके पुरुष सूक्त में जो है यह मिलता है समाज के वर्ण व्यवस्था से संबंधित उल्लेख जो है पुरुष सूक्त से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के चलन के प्राचीनतम प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं? वह कौन से स्थल है? तक्षशिला है, अजंती खेड़ा है, कौशाम्बी है या फिर हस्तिनापुर है? जी 20वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों 20वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि जिस स्थल से खुदाई से
लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है हमें, वह है ऑप्शन नंबर बी यानी अजंती खेड़ा से जो है वह लौह धातु लोहे के धातु के प्रचलन का प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। तो भारत में जो बुद्ध की कौन सी घटना, महाभिनिष्क्रमण या फिर संबोधि या प्रथम उपदेश या फिर निर्वाण, कौन सी घटना को जो है इससे संबंधित किया गया है। तो मृग सहित चक्र के द्वारा जो है जिस घटना का उल्लेख किया गया है वो उनका प्रथम उपदेश है। महाभिनिष्क्रमण जो है कहा जाता है कि उनके जो घर से वो निकले थे वो घटना जो है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। उनका प्रथम उपदेश जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है और निर्वाण जो है वो महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। यह भी हम लोग याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म इसमें विश्वास नहीं करता है, या जैन धर्म नहीं करता है, या हिंदू धर्म नहीं करता है, या फिर इस्लाम धर्म जो है इसमें विश्वास नहीं करता है। तो विश्व विनाशकारी प्रलय यानी दुनिया एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ये बात में विश्वास कौन सा धर्म की अवधारणाएं नहीं है। तो 22वां नंबर प्रश्न का विश्व विनाशकाली प्रलय की जो ये है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि जैन धर्म जो है इस अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, यानी गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था। 23वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है अवंती, वत्स, अस्मक और कंबोज। तो इसमें से कौन सा जो है वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर इसका जाना जाएगा कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद जो है वो अस्मक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मगध के किस प्रारंभिक शासन के राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश उसके पुत्र के द्वारा वह मारा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है कि मगध साम्राज्य का जो प्रारंभिक शासक है, मगध साम्राज्य में जो सबसे पहले वंश की शासन की स्थापना हुई थी वह हर्यक वंश था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया। बिंबिसार जो है वह वैवाहिक नीति के द्वारा जो है अपने साम्राज्य के विस्तार किया था और उसकी हत्या करके अजातशत्रु जो उसी बिंबिसार का ही पुत्र था उसने जो है शासक बना और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु उसकी हत्या करके शासक बना और अजातशत्रु का पुत्र जो है उदयन वो अजातशत्रु का हत्या करके स्वयं शासन बना और इस प्रकार जो है अजातशत्रु अपने पिता की हत्या की और पुत्र के द्वारा मारा भी गया। और तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है 24वां नंबर क्वेश्चन का वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कैसे मिलता है। तो यह तीर्थ यात्रा से मिलता है, या मोक्ष के मौज में विश्वास से, या फिर देवनाम प्रिय की उपाधि से, या पशु चिकित्सालय खोलने से। तो अशोक ने जो है प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, तो इसलिए कहा जाता है कि अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात जो है वो अपना ये किया था और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो और अपनी बेटी जो है को ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने श्रीलंका भी भेजा था, पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को। और लेकिन फिर भी इनकी जो हिंदू धर्म के प्रति आस्था नहीं छोड़ी थी, इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि इन्होंने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये एक तरफ जो है नाम है, दूसरी ओर कौन सी प्रकार की चट्टानें हैं। स्लेट ये कौन सी चट्टानें हैं, लिग्नाइट है, बॉक्साइट है और ग्रेनाइट है। यह किस प्रकार के खनिज है, इसका हम लोग को सुमेलित करना है। तो 26वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा। स्लेट जो है यह कायांतरित शैल है, उसी प्रकार जो है लिग्नाइट जो है यह अवसादी शैल है। बॉक्साइट जो है यह कौन सा है, तो बॉक्साइट जो है यह अलौह खनिज है, यानी इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। और ग्रेनाइट जो है यह आग्नेय शैल है, यानी अगर ध्यान से देखें तो ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। ऑप्शन नंबर बी जो है 26वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 9, भाग 8, भाग 4A और भाग 9A
इसका जो है संबंध किससे है? संघ क्षेत्र से है, नगर पालिका से है, पंचायत से है और मूल कर्तव्य से है। तो अगर हम लोग इस पर ध्यान विचार करें तो भारतीय संविधान का जो भाग 9 है इसका संबंध जो है वो पंचायत से है। उसी प्रकार भारतीय संविधान का जो भाग 8 है इसका जो संबंध है वो किससे है? तो यह भाग की बात हो रही है, भाग 8 का जो है संबंध नगर पालिका से है, सॉरी भाग 8 का संबंध जो है वो संघ क्षेत्र से है। भाग 8 का संबंध जो है वो किससे है? यह संघ क्षेत्र से है। और भाग जो 4A है इसका संबंध जो है यह मूल कर्तव्य से है। और उसके बाद जो है भाग ये 9A इसका संबंध जो है नगर पालिका से है। यानी अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये सबसे जो सही कूट बन रहा है ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि ए का तीसरा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का दूसरा। तो याद रखेंगे हम लोग कि भारतीय संविधान के भाग 9 का जो उल्लेख है वो भाग 9 में जो उल्लेख है वो पंचायत से संबंधित है, 8 में संघ क्षेत्र से संबंधित है, भाग 4A में जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है और भाग 9A में जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि संविधान सभा के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? यानी यह जो बात ली गई है यह किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या फिर पूर्व सोवियत संघ जो रसिया के रूप में जाना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि जो संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच जो है ये बंटवारा है यह कनाडा से लिया गया। हालांकि जो इसका ये है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का 3 लिस्ट बने हैं, एक केंद्र सूची जिसको संघ सूची के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल लिस्ट जिसपे शामिल विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, दूसरी राज्य सूची है जिसमें शामिल विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है और तीसरी समवर्ती सूची है जिसको इंग्लिश में कंक्रीट लिस्ट के नाम से जानते हैं, उसमें शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना जो है वो किससे संबंधित है? यानी भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता और बंधुता की जो संकल्पना ली गई है यह किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रांस के, आयरिश के, अमेरिका के या ब्रिटिश के? तो 29वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए कि यह फ्रांस के संविधान से ली गई है, यानी ए जो है सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो व्यवस्थाएं ली गई है, संघीय शासन व्यवस्था यह भी अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार जो 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन ये सारे प्रावधान जो है यह हमारे भारतीय संविधान में या अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है करेक्ट आंसर है। हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसको जो तैयार किया गया है वो इससे पहले जितने भी देशों का संविधान था सबको पढ़ के और सब में जो सबसे अच्छी बातें थी उसे यहाँ शामिल किया गया है। तो हमारे संविधान पर जो है हमें गर्व होना चाहिए, संविधान निर्माताओं पर, कि उन्होंने इतनी मेहनत के साथ जो इस तरह का संविधान हमारे लिए बना कर रखा जिससे हम आज फायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों था इस एक प्रश्नों को उसके उत्तर के व्याख्या के साथ देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपकी परीक्षा में बहुत लाभकारी साबित होगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई था क्योंकि हमने सभी तरह के प्रश्न कराए हैं। 2-4 क्वेश्चन जो है हल्का भी रहता है, 2-4 क्वेश्चन भारी लेवल के रहते हैं, अधिकांश क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के रहते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि यह भास्ट प्रश्न था। हम लोग मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।